नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं आपको दूंगा ही साथ जितने ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन की मैं व्याख्या करते हुए आप लोगों को जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उन सभी टॉपिक का रिवीजन रिवीजन भी आपको कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अपने इस पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। अपने इस पहले क्वेश्चन में कहा है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो आपके दो तरह से इनको बांटा जाता है, अर्थात क्रिया विशेषण को तरह से बांटा जाता है। एक आपका होता है एक आपका होता है मूल क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। मूल रूप से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो मूल रूप से क्रिया विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। और एक होता है आपका रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। लेकिन यहाँ पर हमारा समस्या ये बन जाती है कि अब हम 3 माने कि 4 माने। तो देखिए दोस्तों, जब आपका रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद पूछता है तो ये रूप जैसा शब्द आपको यहाँ दिख रहा है, वैसे ही प्रश्न में भी दिखता है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यह मूल रूप से क्रिया विशेषण का भेद पूछ रहा है। और अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, अर्थात मूल रूप से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4, है ना। अब यहाँ पर मुझे केवल ऑप्शन बी चुन करके आगे नहीं बढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ कि ये चारों भेद कौन कौन से हैं और इनको पहचाना कैसे जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो आपका मूल रूप से क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं ना, वो कौन सा होता है। एक तो होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा आपका होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा आपका होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा आपका होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या है ना, रीति का मतलब होता है तरीका, है ना। तरीका, रीति का मतलब क्या होता है, तरीका। अर्थात जब कोई क्रिया विशेषण ऐसा रहेगा जो हमको तरीका बताएगा, है ना। जैसे तेज दौड़ना है, धीरे धीरे चलना है ना। या फिर झगड़ा करना है, तो इस तरह का वो तरीका बताता है। तो वह आपका क्या होता है, रीतिवाचक होता है। परिमाण का मतलब होता है वजन, है ना। वजन यानी मात्रा, मात्रा, है ना। परिमाण यानी वजन यानी मात्रा। जब मात्रा को दिखाएगा यानी वजन को दिखाएगा या मात्रा को दिखाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, परिमाण। काल का मतलब आप तो जानते ही हो, होता है समय। जब आपका समय दिया जाता है जैसे कल परसों, है ना, या कोई डेट दिया जाता है, तो इस तरह का वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और जब स्थान की बात की जाती है, स्थान में जैसे दाएं दाएं भी एक स्थान होता है, बाएं भी स्थान होता है, या फिर किसी जगह का नाम दे देता है, तो इस तरह से वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आगे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप अच्छे से इनको समझ पाओगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कहा है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, रूप के आधार पर आपका जो क्रिया विशेषण होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मूल रूप से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, है ना। तो इस मूल रूप से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझा दिया और उसके चारों भेदों को बता दिया। अब इसमें मैं आप लोगों को ये जो 3 भेद होते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के, इसको मैं बताऊंगा। तो पहले देख लीजिए इसका आपका जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। और अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, आखिर वो हैं कौन कौन से। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के जो 3 भेद होते हैं, वो एक होता है मूल क्रिया विशेषण। एक होता है आपका मूल क्रिया विशेषण, है ना। मूल क्रिया विशेषण होता है। और दूसरा दूसरा आपका होता है कारण क्रिया विशेषण। कारण क्रिया विशेषण, है ना।
और तीसरा होता है आपका यौगिक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या होता है? यौगिक क्रिया विशेषण, है ना दोस्तों। अब देखिए ये जो मूल क्रिया विशेषण होता है उसमें एक ही शब्द होता है, एक ही शब्द होगा और वह एक ही शब्द आपका क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर हम तेज कह दें, क्या कह दें? तेज कह दें, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? मूल क्रिया विशेषण हो गया। इसमें एक ही आपका शब्द है। और जो आपका ये कारण क्रिया विशेषण होता है उसमें किसी न किसी कारण को दिखाया जाता है। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि क्या वह खाक पढ़ेगा, है ना, तो वहाँ पर कारण बताया गया, अर्थात खाक पढ़ेगा वो कारण दिखा रहा है। तो यहाँ पर जैसे खाक आपका कारण अगर बता रहा है तो ये कारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यौगिक, यौगिक में दो दो क्रिया, दो दो शब्द जुड़ करके क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे हर दिन कह दिया जाए, हर दिन कह दिया जाए या प्रतिदिन कह दिया जाए, है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है? यौगिक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो याद रखना मूल क्रिया विशेषण में एक ही शब्द होता है और वह क्रिया की विशेषता बतलाता है। और यौगिक क्रिया विशेषण में दो शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब क्रिया विशेषण के रूप में ही दोनों होते हैं, है ना, लेकिन वो ज्वाइंट रूप में एक दूसरे के साथ आते हैं, तो वो आपका यौगिक क्रिया विशेषण होता है। और कारण क्रिया विशेषण वो होता है जिसमें वाक्य जब प्रयोग हम करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उसमें किसी न किसी वह कारण को दिखाता है। तो आपका ये तीनों क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी आपको आगे क्वेश्चन कुछ मिल जाएगा। कह रहा है वह जंगल में पूर्णतः प्रवेश किया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो देखिए दोस्तों, वह जंगल में पूर्णतः प्रवेश किया। अब ये जो आपका इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो क्रिया कौन सी है इसमें? पहले तो हम ये जानें, क्योंकि क्रिया की विशेषता बतलाने वाला ही क्रिया विशेषण होगा। वह जंगल में पूर्णतः प्रवेश किया, तो प्रवेश करना यही क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए इसके आगे जो शब्द आया है पूर्णतः, यही क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि ये क्या रीति, रीति माने तरीका बता रहा है? क्या ये तरीका बता रहा है? और तरीका तो ये नहीं बता रहा है दोस्तों, है ना। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण को अगर हमें पहचानना है तो कैसे लगा करके हम प्रश्न कर देते हैं तो हमको उत्तर अगर मिलता है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? वही अगर उत्तर मिल जाएगा तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। अब यहाँ हम कहें वह जंगल में कैसे प्रवेश किया, है ना। कैसे प्रवेश किया, तो आप कहोगे कैसे प्रवेश किया? धीरे धीरे प्रवेश किया होगा या तेजी से प्रवेश किया होगा। जब आपका धीरे धीरे आता या तेजी से आता तो वो आपका क्या होता? रीतिवाचक होता। लेकिन यहाँ धीरे धीरे नहीं है और ना ही हमारा क्या है? तेजी से है, तो ये तो होगा नहीं उत्तर, है ना। कालवाचक, कालवाचक जो होता है वो आपका समय बताता है। क्या बताता है? समय। तो बताइए पूर्णतः क्या समय है? नहीं, है ना। क्या ये पूर्णतः आपका स्थान है? स्थान भी नहीं है। ये क्या है? वो मात्रा है। परिमाणवाचक का मतलब मात्रा बता रहा है। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से प्रवेश कर गया, है ना। तो मात्रा बता रहा है कितनी मात्रा में प्रवेश किया? पूरी मात्रा में, यानी पूर्णतः प्रवेश किया है। अभी यहीं पर कह दिया जाता कि वह जंगल में अंशतः प्रवेश किया, तो यहाँ पर क्या हो जाता? यहाँ मात्रा हो जाती कि अंश मात्र ही वह प्रवेश कर पाया। तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चीज़ों को समझने पर बल दीजिए दोस्तों। ट्रिक वगैरह तो आपका एक शुरुआत में एक सहारा होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे उसमें कई बार हम रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ट्रिक हमारे लिए नहीं, हमारे लिए समझ ही सबसे बड़ा शस्त्र हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी। अगले पर चलते हैं। कह रहा है रमेश गुरुजी को देखकर तेजी से भाग गया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो देखिए दोस्तों, ये जो रमेश है गुरुजी को देख करके अगर भाग गया, तेजी से भाग गया, तो यहाँ पर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो पहले हमको क्रिया ढूंढना पड़ेगा। क्रिया कौन सी है? तो भाग जाना, यानी भाग गया, यही हमारी क्रिया है। और इस क्रिया के आगे जो शब्द आया है वही आपका क्या है? क्रिया विशेषण है, अर्थात तेजी से।
यही हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। और अब इसके बारे में हम पहचान करते हैं कि क्या ये बता रहा है, क्या चीज़ है ये। हम नीचे से चलते हैं, क्या परिमाण, क्या नहीं, मात्रा को बता रहा है ना। मात्रा को बता रहा है कि मतलब कितनी मात्रा में भागा है, तो नहीं, ये मात्रा तो नहीं बताया है ना। और ये स्थान को बता रहा है, स्थान तो दायां बायां होता है, ऊपर नीचे होता है, ये सब स्थान होता है। क्या काल, समय को बताया है, समय तो नहीं है। तेजी से, ये क्या है, समय है, समय तो नहीं है। समय क्या होता है, समय जैसे कल होता है, परसों होता है, हर दिन होता है ना, सप्ताह होता है, ये आपका क्या होता है, समय होता है। तो ये तो समय नहीं है। ये रीति है, रीति का मतलब ढंग या तरीका बताता है। रीत का मतलब ढंग या तरीका, किस ढंग से वो भागा है, तेजी से भागा है, धीरे धीरे भागा है, ये तो भागने का तरीका ही तो है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर ही केवल हमको नहीं जानना है, चारों ऑप्शनों का हमें विश्लेषण करना है ना। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसको कहते हैं परित्यक्ता। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन अन्य ऑप्शन जो हैं उनको भी हमें समझ लेना चाहिए, आखिर क्योंकि ये भी आ सकता है, यानी उल्टा किसे कहते हैं ये भी आ सकता है ना। परकिया किसे कहते हैं ये भी आ सकता है, बाँझ किसे कहते हैं ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमको केवल अपना एक ऑप्शन चुन करके संतोष नहीं करना चाहिए, हमको पूरे ऑप्शन, चारों ऑप्शन का विश्लेषण करना चाहिए। चारों के बारे में हम जानते रहेंगे तो हम 100% श्योर होकर के अपने क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे और कहीं से कोई गलती होने का चांस नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं इनके चारों ऑप्शनों को समझ लेते हैं। तो उल्टा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टा वह स्त्री जो झगड़ालू हो, या वह स्त्री जो मर्यादा से अपने बाहर चल करके कार्य करती हो, उसको हम कहते हैं उल्टा, है ना। अर्थात झगड़ालू, या फिर असभ्य महिला, या फिर जो अपने मर्यादा से बाहर जा करके कार्य करती हो, उसको हम कहते हैं उल्टा, है ना। तो यहाँ पर हम झगड़ालू लिख लेते हैं, एक लिख देते हैं झगड़ालू। झगड़ालू स्त्री को हम कहते हैं उल्टा। परकिया, परकिया किसे कहते हैं। देखिए, अगर अपनी पत्नी है तो उसको कहते हैं स्वकीया। अपनी पत्नी अगर हो, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, स्वकीया। स्वकीया, स्वकीया का मतलब होता है जो अपनी पत्नी है उसको हम कहते हैं स्वकीया। और परकीया का मतलब जो दूसरे की पत्नी हो, दूसरे की पत्नी को हम क्या कहते हैं, परकीया कहते हैं। दूसरे की पत्नी ना को क्या कहा जाता है, परकीया कहा जाता है। परित्यक्ता आपका ये तो बता ही दिया गया, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसको क्या कहा जाता है, परित्यक्ता कहा जाता है। ऑप्शन यही हमारा सही था। बाँझ किसे कहते हैं, वह स्त्री जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है उसको हम कहते हैं क्या, बाँझ स्त्री, है ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद करिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए। विश्वामित्र का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका विश्वधन अमित्र, विश्वधन अमित्र, है ना। विश्वधन अमित्र अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम इसमें संधि की बात करें तो विश्व में जो ये वा है ना, इसमें आ है, छुपा है, और अमित्र में ये आगे वाला जो आ है ये आ है, और दोनों जब आ मिल जाते हैं, ये भी ह्रस्व आ ही है, ये ह्रस्व आ, दोनों ह्रस्व आ जब मिल जाते हैं तो दीर्घ आ का निर्माण कर लेते हैं। और यही दीर्घ आ की मात्रा आपको विश्वामित्र में देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर आपको दीर्घ आ की मात्रा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोनों तरफ आ आया है, अतः अकः सवर्णे दीर्घ से ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, अनुचर, अनुचर किसे कहते हैं। अनुचर
का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हमको चारों ऑप्शनों का विश्लेषण करना है ना? तो अनुचर किसे कहते हैं? अनुचर का मतलब ये होता है नौकरी करने वाला, नौकरी करने वाला, है ना? नौकरी करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं। नौकरी करने वाला मतलब नौकर ही होता है, नौकर का मतलब सेवक, है ना? सेवक ही तो होता है। हम आप भी नौकरी अगर करेंगे तो हम आप भी किसी न इसी जनता के ही सेवक तो होंगे, है ना? अर्थात अनुचर का मतलब सेवक होता है ना? सेवक और चाकर, चाकर ये भी आपका क्या है? सेवक ही होता है। चाकर जो होता है, नौकर चाकर हम कहते हैं ना, तो नौकर चाकर कहते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है? सेवक ही होता है। भृत्य, भृत्य ये भी आपका सेवक ही होता है, लेकिन ये जो निर्जर होता है, ये आपका सेवक नहीं होता है ना? निर्जर, निर्जर का मतलब होता है, जो निर्जर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। अब जब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसे हम कहते हैं क्या? वो आपका ईश्वर होता है। वो क्या होता है? ईश्वर होता है। अर्थात ये जो निर्जर है, इसका निर्जर क्या है? ईश्वर का पर्यायवाची होता है ना? इसका अर्थ क्या होगा? ईश्वर होगा। बाकी इन सेवक का, चाकर का, भृत्य का, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? अनुचर होता है, अर्थात सेवक होता है। नौकरी करने वाले लोगों को हम अनुचर कहते हैं। तो इसमें अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको मिल चुका होगा कि अनुचर का पर्यायवाची ये निर्जर नहीं है, क्योंकि ये होता है ईश्वर का पर्यायवाची। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विपत्ति का विलोम क्या होगा? इसको लेकर के दोस्तों हम भी काफ़ी परेशान हुए, है ना? और इसको मैंने छानबीन किया, देखा, क्योंकि इस विपत्ति का जो पर्यायवाची सॉरी विलोम होता है, विपत्ति का जो विलोम होता है, वो आपका आपत्ति और संपत्ति दोनों सही है। विपत्ति का जो विलोम होता है, वो आपका क्या होता है? आपत्ति और संपत्ति दोनों होता है। तो इसमें मैंने ये देखा कि जब संपत्ति और आपत्ति दोनों ऑप्शन में रहते हैं, तो संपत्ति वाला आपका सही माना जाता है। अगर संपत्ति ऑप्शन में ना रहता, संपत्ति ऑप्शन में ना रहता, तब आपका आपत्ति वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन जब आपत्ति और संपत्ति दोनों रहेंगे, तो दोनों सही हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा सटीक कौन तब बैठेगा? तब संपत्ति बैठेगा, है ना दोस्तों? और हर्ष का विलोम देख लेते हैं। हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होगा, है ना? हर्ष का विलोम क्या होगा? विषाद होगा। और समृद्धि का विलोम क्या होगा? समृद्धि का विलोम जो होगा वो होगा आपका पतन, है ना दोस्तों? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और आगे जो दो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो आपका साहित्य से है, और इसमें मैं आपको बहुत सारी रचना याद करवा दूंगा एक ही क्षण में, है ना? बस थोड़ा सा आपको तो भी मेहनत करना पड़ेगा ना। तो इसमें देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मैं भी रचनाओं को पहले याद करता था, तो बहुत दिक्कत होती थी, याद नहीं होता था। तो मैंने क्या किया था ना, एक रचनाकार को पकड़ता था, उसकी सभी रचनाओं को लिख करके उनको एक कविता बना लेता था। ऐसे ऐसे करके मैं 4-5 लोगों का बनाया था, है ना? आज भी मुझको याद है, और मैंने इसके लिए स्लाइड भी बना दिया है ना? आप लोगों के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको याद कर लेना, कई सारी रचनाएँ आपको याद हो जाएँगी। तो ये जो आपका पल्लव है, पल्लव रचना किसकी है? तो पल्लव ये आपका सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ना? यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है? यहाँ पर पंत में आ रहा है पा, और पल्लव में भी आ रहा है क्या? पा, है ना? और मैं थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना? पल्लव में पा है और पंत में भी क्या है? पा है। अब इसके लिए देखिए एक स्लाइड मैंने लिखा रखा है। इनकी रचना आपकी ये है, युगपथ इन्हीं की रचना है, पंत जी की है। युग युगांतर भी पंत जी की ही रचना है। वीणा इनकी रचना है, इन्हीं की रचना है। वाणी सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ मैं लिख देता हूँ सुमित्रा नंदन पंत, है ना? सुमित्रा नंदन पंत, नंदन पंत,
है ना। सुमित्रानंदन पंत की ये रचना युगपथ है, युग युगांतर है, बीड़ा है, बाणी है, गुंजन है, सत्यकाम है, परिवर्तन है, पल्लव है, पल्वनी है, लोकायतन है। और मैं यही से पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर पल्लव पल्वनी आ गया तो पंत जी हैं, है ना, पंत जी हैं, अर्थात सुमित्रानंदन पंत, है ना। और इसको कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद कर लेना, कविता है एक तरह से, कविता के रूप में इसका लय और ताल मैंने मिला दिया है, तो जाहिर सी बात है आसानी से याद हो जाएगा। युग पथ पर युग युगांतर, वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्वनी का लोकायतन। बस 10 बार उच्चारण कर लेना, याद हो जाएगा। युग पथ पर युग युगांतर, वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्वनी का लोकायतन। 10 बार आप इसको रिवाइज करिएगा, आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये सभी रचनाएं देखिए, लोकायतन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पंत जी की ही रचना है, सुमित्रानंदन। पल्लव पल्वनी ये भी आपका, है ना। और ये सत्य काम, परिवर्तन, वीणा, वाणी, युगपथ, युग युगांतर, सभी इम्पॉर्टेंट हैं और सबको याद कर लेना, सबको याद करना और आसान भी हो गया है ना। अब देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन, और इसके लिए भी मैंने स्लाइड बनाया है, इसके लिए भी मैंने आपको जितनी रचना है उन सभी अधिक से अधिक रचनाओं को मैंने एक 4 लाइन की कविता में उसको पिरोया है, इसको भी आप याद कर सकते हो, आगे आपकी स्लाइड मिलेगी अभी, है ना। तो देखिए ये आपका जो है इसमें कहा है, निम्नलिखित में से दीप शिखा किसकी रचना है। तो दीप शिखा जो रचना है ना दोस्तों, ये किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मलिक मोहम्मद जायसी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है ना दोस्तों। और महादेवी जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनको लेकर के मैंने कविता बना लिया है। सुमित्रानंदन, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको लेकर के भी मैंने बनाया है, लेकिन आज के वीडियो में नहीं मिलेगा, आगे किसी दिन हम आपको सुमित्रानंद, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको लेकर के स्लाइड बना करके उस चीज़ को लेकर के आऊँगा। फिलहाल आज महादेवी वर्मा वाली स्लाइड को देख लेते हैं, है ना। ये देखिए अपना, निहार नीरजा सांध्य गीत, दीप शिखा रश्मि है, संगिनी में सप्तपर्णा यामा से महान है। ये आपकी सभी रचनाएं किसकी है, महादेवी वर्मा की हैं, है ना दोस्तों। इसको हम लेकर के बहुत पहले बनाए थे, है ना, अपने खुद याद करने के लिए, है ना। तो इनकी रचना क्या है, निहार है, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीप शिखा है, रश्मि है, संगिनी है, सप्तपर्णा है, यामा है ना। और यहाँ महान से महादेवी वर्मा हो, यहाँ महान से क्या है, महादेवी वर्मा जी हैं, है ना। तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, तो आप 10 मिनट 5 मिनट तक का वक्त दे दीजिएगा और याद हो जाएगा। 10 से 12 बार उच्चारण कर लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, 2-4 बार में भी याद हो जाता है, ऐसा नहीं है, मैं तो वो मैक्सिमम बता रहा हूँ, है ना। कैसे पढ़ना है, निहार नीरजा सांध्य गीत, दीप शिखा रश्मि है, संगिनी में सप्त प्राणायाम से महान है। निहार नीरजा सांध्य गीत, दीप शिखा रश्मि है, संगिनी में सप्त प्राणायाम से महान है। बस याद हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसका लय ताल सुर सब कुछ बैठा दिया है, आप बस इसको तैयार कर लेना। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आज का कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कमेंट का हमको इंतज़ार रहता है, जो लोग लास्ट तक गए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमको भी ऊर्जा मिले, ताकत मिले, और मैं और मेहनत से और जुनून से, है ना, आपको पढ़ा सकूं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।